हेलो, गुड मॉर्निंग टू 9th क्लास। हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। नाम है संविधान निर्माण। इसका कुछ पार्ट हमने किया था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति में संघर्ष कैसे किया नेल्सन मंडेला ने और उनके क्या विचार थे, और जो गोरों की सरकार थी वहाँ पर उनके लिए क्या मैसेज था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और रंग भेद के खिलाफ किस तरह संघर्ष हुआ, कहाँ पर नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया, कितने सालों तक रखा गया, कब रखा गया, कब उनको छोड़ा गया, और क्या क्या प्रावधान थे रंग भेद में। जो अश्वेत लोग थे, काले जो लोग थे, उनको कैसे उनको रहा जाता था, कैसे उनका गुजारा होता था, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद ये जो आंदोलन चला, ये आंदोलन की शुरुआत हो गई थी 1950 से ही संघर्ष की, लेकिन धीरे धीरे इनको सफलता मिली और इन्होंने अपने देश को रंग भेद की नीति से आज़ाद करवाया। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे। यहाँ से है 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात को तो वो नया झंडा, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और ये एक देश लोकतांत्रिक बन गया। यहाँ पर जो बातें बताई गई नेल्सन मंडेला के द्वारा वो ये था कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे। यानी दुश्मन कौन थे भी? गोरे और काले रंग के लोग, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। अर्थात जो गोरे लोग थे वो अब शासन को छोड़ रहे हैं, गोरों के अश्वेतों के हाथ में दे रहे हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल मानसाहत यानी कल्याणकारी कार्यों पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ेंगे और इस बात में हमारी आस्था रखेंगे कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना हमारे लोकतंत्र का आधार है। तो ये जो बातें थी नेल्सन मंडेला के द्वारा बताई गई थी। अब कानून बनाने की बात आ गई। देश आज़ाद हो गया और देश आज़ाद होने के बाद देश को चलाने के लिए कुछ लिखित नियमों की ज़रूरत होती है। उसके लिए देखते हैं क्या, कहाँ से क्या बातचीत हुई थी। देखो, 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, यानी कितने टाइम लग गया संविधान बनाने में? 2 साल। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान बना ही नहीं था। इस संविधान में जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी संविधान ने नहीं दिए गए हैं। ये जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव नहीं करता। इस बात पर भी सहमति लोगों के बीच में बन गई कि चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन अब से हर समस्या का समाधान में सबकी भागीदारी होगी। और अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना में इसको हम अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका संविधान से दूसरे देश के लोग जो अभी तक इसकी बुराई करते थे वो इससे प्रेरणा लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका लोगों द्वारा साथ रहने, दक्षिणी अफ्रीकी लोगों द्वारा काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों के आगे इसे एक इंद्रधनुषी समाज बताया गया है। दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुषी समाज क्यों कहा गया है, ये हमने कल भी बताया था। अब फिर से नेल्सन मंडेला के शब्दों में इसको फिर समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से सभी का है।
किसी भी रंग का हो, जाति का हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इससे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद देखते हैं अभी, ये तो थी बात दक्षिण अफ्रीका की। अब यहाँ पे आइए, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी भारत को आज़ाद होने के बाद संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो प्रश्न ये था, इसका आंसर यहाँ से बनेगा, हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या है। इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ हैसियत से रहने की योजना बना रहे हैं। यानी पहले जो एक दूसरे का शोषण करते थे, यानी एक शोषित वर्ग था और दूसरा शोषण करने वाला था। काले लोग, उनका शोषण हो रहा था और गोरे लोग शोषण कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल था। इसके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक यानी ज़्यादा संख्या किसकी थी, ऐसेवेतों की। उन्हें इस बात का डर था कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी। यानी दोनों को चिंता थी। जो गोरे थे उनको तो इस बात की चिंता थी कि अगर ये जो शासन हमसे चला गया तो मूल सिद्धांत नष्ट नहीं होने चाहिए, और अल्पसंख्यकों को इस बात की चिंता थी कि संपत्ति और अपने विशेष अधिकार खत्म नहीं होने चाहिए। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हो गए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट मानने को तैयार हो गए। वे गरीब लोगों को मजदूरी के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हो गए। ऐश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हो गए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए लोग, ऐश्वेत लोग, अल्पसंख्यक गोरों की ज़मीन जायदाद पर कब्जा भी नहीं करेंगे। यानी जो गोरे लोग हैं वो ऐश्वेतों की ज़मीन पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें कुछ लिखित में चाहिए था ताकि हम उसको दिखा सकें। ऐसी स्थिति में भरोसा करने, बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका था कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखित में लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उसे मानने की बाध्यता रहे, मजबूरी रहे। इसमें ये लिखा गया, भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, लिखित रूप में मौजूद होता है। इसमें लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब सब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। दक्षिणी अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि वे नियम सबसे पहले सबसे ऊपर होंगे, यानी जो रूल बनाए हैं सबसे ऊपर होंगे, और कोई भी सरकार इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती, इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। तो यही परिभाषा दक्षिण अफ्रीका के संविधान में, और यही परिभाषा हमारे लिए भी है कि कुछ बुनियादी देश को चलाने के लिए देश दूसरे देशों के नागरिकों के हाथों में था। अब तक ऐश्वेतों के हाथों में था, वे चला रहे देश को, और अब हमारे देश के या दक्षिण अफ्रीका के देश के हाथों में आया है देश। तो कुछ रूल रेगुलेशन चाहिए कि ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या कंडीशन रहेगी। तो इसको बुनियादी नियमों की लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हमारे देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले लोगों जितने कड़वे नहीं थे। कटुतापूर्ण का मतलब कड़वे, खराब नहीं थे। पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। यानी हर किसी की बात, विचार और कल्याण में
बातों में फ़र्क आ जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हो या न हो, दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। चाहे लोकतंत्र शासन प्रणाली हो या न हो, तो भी दुनिया को देश चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन यानी कोई भी छोटे से छोटा, चाहे चाय की दुकान से लेकर कोई बड़े से बड़ा मॉल हो, कंपनी हो, वहाँ भी रूल रेगुलेशन होते हैं। स्कूल हो, कोई भी संगठन हो जहाँ पर 2 से 4 से या 5 से ज़्यादा आदमी काम करते हैं, वहीं या रहते हैं इकट्ठे, जैसे परिवार लगाओ, परिवार में भी रूल रेगुलेशन होते हैं। किसी एक व्यक्ति रूल निर्धारित करता है, सभी उसको मानते हैं, तो ये ज़रूरी है। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो, सहकारी संगठन हो या फिर राजनीतिक दल हो, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। तो ये इससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रत्येक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। और थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये इसकी सही जो परिभाषा चाहिए वो परिभाषा आ चुकी है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है, ये नोट कर सकते हैं आप। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। यानी लोगों के बीच में तो संबंध होते ही हैं, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्या तुम्हारे अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, और सरकार के साथ भी उनके संबंध तय होते हैं। क्या क्या संबंध तय होते हैं, देखो क्या है। नंबर 1, विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग, जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना है। नंबर 2, सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। थर्ड, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। सीमा का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, सरकार कहाँ तक कार्य कर सकती है, उसके क्या क्या राइट्स हैं, कहाँ तक कार्य कर सकती है। उसके बाद और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। फोर्थ है, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अब है, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह जरूरी नहीं है भी। यानी जिन देशों में संविधान है जरूरी नहीं है कि वे सारे लोकतांत्रिक हों, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किया। यानी जिस तरह ब्रिटेन का हमारे देश के ऊपर कब्जा था, इसी तरह ब्रिटेन का अमेरिकी लोगों पर कब्जा था। अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था, जैसे हमारा देश था उपनिवेश, इसी तरह अमेरिका भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। और अमेरिकी लोगों ने अपने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। तो ये आज हम यहीं तक करेंगे इसको, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा भारतीय संविधान, ये कल पढ़ेंगे भी। तो यहाँ तक जो बातें बताई गई हैं उसको आप अच्छी तरह पढ़ें। और कुछ दिन के बाद हम यानी वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूम ऐप से पढ़ाई करने जा रहा है। जूम ऐप का मतलब है आप अभी तो सिर्फ वीडियो देख पा रहे हो, आवाज़ सुन पा रहे हो, उसके बाद जो भी बच्चे इसको रजिस्ट्रेशन होगा वो बच्चों की तस्वीर हम देख पाएंगे और बच्चे हमें देख पाएंगे। इस तरह से होगा इंटरफेस, अर्थात क्लास की तरह। बस फ़र्क ये रहेगा कि हम आपको पिटाई नहीं कर सकते, आपके पास आ नहीं सकते, वैसे सब कुछ नॉर्मल रहेगा। और जो भी आपकी समस्या हो हम तुरंत आपसे बात करके आपका समस्या का समाधान हो सकता है।
और ये उन्हीं के लिए अवेलेबल होगा जिनका रजिस्ट्रेशन स्कूल में हो जाता है, ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी इसको चेक कर रहे हैं और कुछ दिन के बाद आपको नया डिज़ाइन मिलेगा पढ़ाई का, जिसका जिन बच्चों का इंटरेस्ट है उनके लिए, और जो अभी पढ़ना ही नहीं चाहते, बेकार में टाइम पास करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। जो सीरियस हैं उनके लिए है ये जूम ऐप। आपको स्कूल से मैसेज आ जाएगा 2-4 दिन में। तब तक आप घर पे रहें, घर से बाहर ना निकले। ये जो कोरोना वायरस है गाँव में पैर पसार रहा है, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। स्कूल जब भी खुलेंगे आपको पता ही होगा, सार्वजनिक हो जाएगी सूचना। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस।